हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिलेबस इन स्नैप। मेरा नाम श्रुति है और आज मैं आप लोगों को सीबीएसई मैथ्स एनसीईआरटी ग्रेड 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस पढ़ाने वाली हूँ। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का हमें मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फटाफट इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। तो कभी भी हमें मीन फाइंड करनी हो ना, तो सबसे पहले हमको लिखना होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है मीन का? sum of observations divided by number of observations। अभी observations का sum हो जाएगा 2 plus 14 plus 9 plus 14 plus 9 plus 6 plus 9 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे नंबर काउंट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस का 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 7। ठीक है, ओके। अभी ये सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल हो जाएगा 63। ठीक है, 63 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? 63 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 9। इसीलिए इस डेटा का जो मीन है वो है 9। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए इस डेटा को हमें या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 फिर 6 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 14 और 14। ओके, अभी मोड क्या होता है? मोड वो होता है, वो वैल्यू होता है जो एक डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो 9 है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है या जो 3 बार आ रहा है या तो 3 से ज्यादा आ रहा है। इसीलिए इस डेटा का मोड हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करेंगे मीडियन। तो सेम मीडियन फाइंड करने के लिए हम इसकी फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। अभी n क्या है? यहाँ पे n है हमारा 7, तो 7+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। 7+1 होगा 8, यानी कि 8 अपॉन 2 यानी 8 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अभी फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फिर 6 सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, 9 थर्ड ऑब्जर्वेशन है और 9 फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। तो डेटा सेट में अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 9 है हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इसीलिए मीडियन क्या है? 9। अभी यहाँ पे मैं कंक्लूजन के लिए लिख दूंगी mean is equal to 9, mode is also equal to 9 and median is also equal to 9। ओके, यानी कि इस डेटा का मीन, मोड और मीडियन तीनों 9 ही है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो ऑब्जर्वेशंस है इनको पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है और इस डेटा का जो मीन है वो क्या है? वो है 63। अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, ये हमारा डेटा है,
इसको ऑलरेडी क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अभी इस डेटा की जो मीन है वो क्या है, 63। अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली ओलंपियाड में आते हैं। तो अगर आप लोग ओलंपियाड की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर ओलंपियाड की एग्जामिनेशन या ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर सीखना है, क्योंकि डेटा हैंडलिंग में जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो भी डेटा है ना उसको मैं पुट करती जाऊंगी। यानी कि देखो, यहाँ पे मुझे पहले से बता दिया है कि मीन हमारा है 63, इसलिए मैं यहाँ पे मीन की जगह लिख दूंगी 63। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी ये ऑब्जर्वेशंस का सम लिखूंगी, तो ये ऑब्जर्वेशंस का सम हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, अभी 2x यानी x की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, इसलिए मैं x प्लस एक्स ऑब्वियसली 2x हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा सम करके आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 यानी कि डिवाइडेड बाय 10। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 न्यूमरेटर है, इधर इक्वल टू के उस साइड जाएगा, सॉरी 10 डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 63 इंटू 10 इज इक्वल टू 490 प्लस 2x। ठीक है, 63 इंटू 10 होगा 630 इज इक्वल टू 490 प्लस 2x। ओके, अभी मैं क्या करूंगी, प्लस 490 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस 490 हो जाएगा। तो 630 माइनस 490 इज इक्वल टू 2x। 630 माइनस 490 कितना हो जाएगा, 140। तो 140 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 140 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो 140 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 70 हो जाएगा। तो 70 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारे, 70 है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। मैं और एक बार आपको ये क्वेश्चन का समरी बता देती हूँ कि कैसे हम लोगों ने बेसिकली सॉल्व किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मीन 63 दी गई है तो मैंने मीन की जगह यहाँ पे लिख दिया 63। फिर ये सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करके लिख दिया 490 प्लस 2x, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 10। फिर मैंने ट्रांसपोजिशन यूज करके x की वैल्यू फाइंड की। अगर आप लोगों को ट्रांसपोजिशन क्या होता है या x की वैल्यू हम लोगों ने कैसे फाइंड की, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये x क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, हम लोग सब सीखेंगे। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is find the arithmetic mean of this data। इस डेटा का हमें क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन। तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 17 प्लस 62 प्लस 35 प्लस 88 प्लस 41
plus 77 plus 24 plus 53 plus 96 plus 68. Okay, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, तो 10 हो गया. अभी मीन इज इक्वल टू, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कितना हो जाएगा, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस का सम हो जाएगा 561. 561 डिवाइडेड बाय 10 56.1, क्योंकि एक ही जीरो है. ठीक है, तो इस डेटा का जो मीन है वो क्या हो गया 56.1. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले. ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन यानी कि हम लोग इस चैप्टर की सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, एलएचएस आरएचएस क्या होता है. ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग इक्वेशंस. यानी कि आपको सेंटेंसेस, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशंस दिए जाए. अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें आपको सेंटेंस के बेसिस पे इक्वेशंस फॉर्म करने होंगे, राइट. तो हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस अगर दिया है तो उसका हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद एक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ओके, वो पढ़ेंगे. और फिर पढ़ेंगे कि हम लोग इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे फाइंड करते हैं. तो इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमैटिक मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड. तो हम लोग ये सारी मेथड्स भी 1 बाय 1 पढ़ेंगे. तो चलिए पहले इस चैप्टर के हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं. ओके, अभी यहाँ पे एक हमको छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x प्लस 2 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 9. ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है x प्लस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, इन दोनों में फर्क क्या है. हाँ, आप लोगों ने राइट गेस किया. ये दो स्टेटमेंट्स में फर्क है कि इस वाले स्टेटमेंट में सिर्फ x प्लस 2 दिया गया है और दूसरे वाले स्टेटमेंट में इज इक्वल टू 9 भी दिया गया है, राइट. तो ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें इक्वल टू ना हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशंस. ओके, और ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें इक्वल टू हो उन्हें हम लोग कहेंगे इक्वेशन. ओके, अभी एक्सप्रेशंस के मैं आपको थोड़े एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि y माइनस 3, 8 माइनस z, d माइनस 5. ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशंस के एग्जांपल हैं. और इक्वेशन के एग्जांपल्स यानी कि 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, 8 minus y is equal to 3, 4 plus a is equal to 9. ये सारे जो है स्टेटमेंट्स, ये क्या है, ये इक्वेशन है. क्यों इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है. ये सारे स्टेटमेंट्स में यहाँ पे हमको इक्वल टू दिया गया है, राइट. तो बेसिकली एक्सप्रेशंस वो स्टेटमेंट है जिनमें इक्वल टू ना हो और इक्वल टू वो स्टेटमेंट्स है जिनमें इक्वल टू होगा. ठीक है, जो इक्वल टू है ना वो इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ पे सपोज मैंने लिया z प्लस 3 इज इक्वल टू 5. अभी ये जो इज इक्वल टू है ना, इक्वल की साइन, ये हमारे स्टेटमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन से 2 पार्ट्स, एक है LHS और दूसरा है RHS.
तो LHS का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। ओके, अभी इक्वल टू के जो भी लेफ्ट में है, यानी कि इस इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है? z+3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LHS। और इक्वेशन में इक्वल टू के जो राइट में है उसे हम लोग कहेंगे RHS। ओके, अभी हमने LHS पढ़ लिया, RHS पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इक्वेशन के अंदर या एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स यानी कि A to Z के कोई भी अल्फाबेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ओके, अभी यहाँ पे एक्सप्रेशंस है, तो यहाँ पे ये y, फिर z, फिर d, फिर यहाँ पे 4 + x = 9 में x, 8 - y = 3 में y, 4 + a = 9 में भी a, यहाँ पे z, ये सारे क्या है? ये सारे वेरिएबल्स है। ओके, वेरिएबल्स यानी कि क्या? जिनकी वैल्यू है वो वेरी करती है। ठीक है, whose values are नॉट सेम यानी कि हमेशा डिफरेंट होती है। हर एक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लेटर्स जो हम लोगों ने यूज किए हैं वो है वेरिएबल्स। और जो ये हम लोगों ने नंबर्स यूज किए, 3 है, फिर 8 है, 5 है, 4 है, 8 है, 3, 5, ये सारे जो नंबर्स यूज किए हैं ना, इनको हम लोग कहेंगे कॉन्स्टेंट्स। ओके, कांस्टेंट यानी कि बेसिकली क्या? नंबर्स। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बेसिस पे इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने काफी सारे एग्जांपल्स लिए हैं, तो ये एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला देखो, सम ऑफ 5 and y gives 13। सम यानी कि क्या? एडिशन। किसका एडिशन? 5 और y का। तो चलो इतना लिख दो, 5 + y। एडिशन किसका? 5 और y का। क्या मिलता है हमको? हमको मिलता है 30। तो 5 + y = 30। समझ में आ गया? इजी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अ नंबर x taken away from 8 is 4। अभी है ना, कभी भी सब्ट्रैक्शन हो ना, यानी कि सब्ट्रैक्शन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 8 - 4 लिखना है, आई मीन सॉरी 8 - x लिखना है या x - 8 लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि सब्ट्रैक्शन कहाँ पे आएगा। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखा है टेकन अवे। टेकन अवे यानी कि हमने निकाल लिया, तो निकालना क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। अभी काफी लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम लोग 8 - x लिखे या x - 8 लिखे। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे फ्रॉम दिया है ना, पूरे सेंटेंस में आपको कहीं पे भी फ्रॉम दिया है ना, तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा ना वो आपको पहले लिखना है। मतलब यहाँ पे अभी क्या सेंटेंस है? अ नंबर x टेकन अवे फ्रॉम 8। तो फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर है? 8 है। फ्रॉम के तुरंत बाद 8 है, तो 8 को हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है। ठीक है, 8 लिख दिया। अभी क्या बचा? अ नंबर x। तो सब्ट्रैक्शन है वो तो मुझे पहले से ही पता है, फिर मैं लिख दूंगी x। अभी क्या बोला है? अगर मैं x को 8 में से ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 4। तो क्या मिलेगा? यानी इक्वल टू 4। समझ में आ गया? 8 - x = 4। ओके, समझ में आ गया? इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 added to a number z gives 23। यानी कि एक नंबर z में अगर मैंने 9 ऐड किया तो मुझे 23 मिलेगा।
ऐड यानी कि एडिशन, तो हो जाएगा z प्लस 9 इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ नंबर p subtracted from 10 gives 4। अभी मैंने क्या सिखाया था कि फ्रॉम के बाद इमीडिएट बाद जो नंबर है वो हमें सबसे पहले लिखना है। तो ये देखो, ये रहा हमारा फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद इमीडिएट नंबर कौन सा है, 10 है, तो मैंने 10 सबसे पहले लिखूंगी। 10 लिख दिया, फिर कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, p को कर रहे हैं, तो माइनस p। क्या मिलेगा हम लोगों को, 10 में से p सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 मिलेगा, तो इज इक्वल टू 4। तो ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले इक्वेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अ नंबर n मल्टीप्लाइड टू 5 गिव्स 20, यानी एक नंबर n है, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 20। अभी हम लोग बच्चों क्या होता है ना, हम लोग को अगर कोई भी वेरिएबल को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है, उसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं लगती, उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साथ में। तो साथ में लिखेंगे ना, तो क्या होगा, कांस्टेंट सबसे पहले आएगा और फिर वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो 5n गिव्स कितना, 20, तो 5n इज इक्वल टू 20। अभी यहाँ पे देखो, 7 टाइम्स अ नंबर k गिव्स 6। अभी बच्चों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टाइम्स है तो हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी टाइम्स आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे क्या है, 7 टाइम्स अ नंबर k, यानी कि k को 7 टाइम्स ऐड किया, यानी 7 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा, 56। तो मैंने पहले ही सिखाया, अगर एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम लोग कभी भी साइन नहीं लिखते, हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट और फिर वेरिएबल लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 56। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, half of a number z gives 9। अभी यहाँ पे क्या कहा है कि एक नंबर z का अगर हम लोग हाफ कर दे, तो हाफ क्या होता है, हाफ होता है डिवाइडेड बाय 2, यानी कि z डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा, gives 9 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट देखो, 1/3 ऑफ अ नंबर x gives 5, यानी 1/3 यानी कि 1/3। ऑफ जहां पे भी हो उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो x मैंने पहले ही बताया था, कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं लिखते, उसको साइड बाय साइड लिखते हैं। गिव्स 5 इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारी इक्वेशन। आई होप कि अगर आप लोगों को कोई भी कुछ सेंटेंस दे तो आप लोग अच्छे से उसका इक्वेशन फॉर्म कर सके बिना कोई मिस्टेक के। तो अगर आपको इस इक्वेशंस फॉर्म करना क्लियर हो गया है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ओके, अभी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट मेक्स बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इक्वल। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू जिससे LHS और RHS इक्वल हो, उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अभी देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लूँ मैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू जिससे LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, अभी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स होती है। कितनी, 3 मेथड्स। ओके, सबसे पहली मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम लोग x की या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करते हैं
और उसको x की जगह पे पुट करते हैं। अगर LHS और RHS इक्वल आ गया तो हमारी वैल्यू राइट हो जाती है और वो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरी मेथड होती है सिस्टमेटिक मेथड। तो सिस्टमेटिक मेथड क्या होती है कि उसमें हम लोग एक 1 बाय 1 करके सारे वेरिएबल के अलावा जितने भी टर्म्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं उनको रिमूव करते जाते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, ये सारी मेथड हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और नेक्स्ट होता है थर्ड एंड फाइनल और इजीएस्ट ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में हम लोग एक वैल्यू को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाते हैं जिससे हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है? In this method, we guess the root of the equation. The value of the variable for which LHS is equal to RHS is a root of the equation. Okay? तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम लोगों ने एक इक्वेशन दिया है, find the value of x using trial and error method in x plus y is equal to 7। तो कभी भी हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को दी जाए तो हम लोग एक ऐसे टाइप का टेबल बना देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू, LHS की वैल्यू, RHS की वैल्यू और इज LHS इज इक्वल टू RHS, यस और नो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि x की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 0। अभी LHS वाली कॉलम है उसमें हम लोग x प्लस 5, तो x की वैल्यू हमने क्या ली है 0, तो हम लोग 0 पुट करेंगे x की जगह। तो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हुआ 5। तो LHS की फाइनल वैल्यू क्या है 5, लेकिन RHS की फाइनल वैल्यू क्या है 7। तो क्या इज LHS इज इक्वल टू RHS? नो, इसीलिए x की जो 0 वाली वैल्यू है वो गलत है। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे, x की वैल्यू हम लोग लेंगे 1, तो x की वैल्यू 1 है इसीलिए मैंने यहाँ पे x की जगह 1 लिख दिया। 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे LHS की फाइनल वैल्यू आई 6, लेकिन RHS की तो वैल्यू 7 है, इसीलिए x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू हम लोगों ने ली 2, तो 2 प्लस 5 हो गया 7, तो LHS की फाइनल वैल्यू 7 है और RHS की भी वैल्यू 7 है, इसीलिए LHS और RHS इक्वल है, इसीलिए जो x का जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 2। ठीक है, इसीलिए 2 इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है 2, यानी कि x की एक्चुअल वैल्यू क्या है 2। आई होप आप लोगों को ट्रायल एंड एरर मेथड समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है सिस्टमैटिक मेथड। अभी सिस्टमैटिक मेथड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, लेकिन अच्छे से समझने के कारण ना समझने के कारण बच्चों को हार्ड लगती है। ठीक है, तो बेसिकली हमको सिस्टमैटिक मेथड को अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए ये 4 रूल्स जो है इनको समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, वी कैन ऐड सेम वैल्यू ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हम लोग सेम वैल्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ओके, तो मैं इक्वेशन के दोनों साइड कोई एक वैल्यू, सेम वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल x प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 9। यहाँ पे मैंने 9 को दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है,
फिर यहाँ पे वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम वैल्यू ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हम लोग की कोई सेम वैल्यू को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि दोनों साइड से सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे है वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, यानी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आएगा वी कैन divide both sides of the equation by the same non-zero value, यानी कि हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड कर सकते हैं किसी एक नंबर से, किसी एक वैल्यू से जो कि जीरो नहीं है। ओके, मुझे पता है अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हमें दोनों साइड पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना क्या है, हम लोगों को x की वैल्यू कैसे मिलेगी। लेकिन तो आगे एग्जाम्पल है वो सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि ये सारे रूल्स हम लोग पहले क्यों समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in 3x minus 2 is equal to 46 using systematic method, यानी सिस्टमेटिक मेथड को यूज करके हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा इक्वेशन लिख देती हूँ। अभी हम लोगों को क्या करना है, हमको पता है कि जो हमारा x है वो LHS में, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ऐसा करना है जिससे x जो है ना वो LHS में सिर्फ x ही रहे, ये मल्टीप्लाई बाय 3 और -2 निकल जाए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली हम लोगों को LHS में जो है उसका ऑपोजिट दोनों साइड पे कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3x -2 है, तो हम लोगों को दोनों साइड को ऐड कर देना है। किससे ऐड करना है, 2 से। तो यहाँ पे हमको स्टेप भी लिखने पड़ते हैं, अगर एग्जाम में आप लोग स्टेप नहीं लिखोगे तो आप लोगों के आधे आधे मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप लिखूंगी, फर्स्ट वी विल ऐड 2 टू बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x -2 + 2 इज इक्वल टू 46 + 2। अभी -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़े हैं, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 46 + 2 करेंगे तो क्या होगा 48। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो 3 को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे नाउ वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे एक 3 न्यूमरेटर में है, एक 3 डिनोमिनेटर में है। फ्रैक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर कोई सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो हो जाएगा कैंसिल, इसलिए ये हो जाएगा कैंसिल। अभी यहाँ पे 48 है, 48 को मैं लिखूंगी 16 × 3, 3 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 16। मिल गई हमको x की वैल्यू। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो हम लोग एक बार और मैं आप लोगों के लिए इसको वापस एक बार समझाती हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें LHS में x है हमको इतना पता है, तो हम लोगों को x को अकेला कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 और -2 को निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, तो उसका हमको ऑपोजिट करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसी सेम नंबर से डिवाइड करना है, अगर एडिशन है तो उसी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसी सेम नंबर को ऐड करना है, और डिवीजन है तो उसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे LHS में 2 को सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3x में से 2 निकाला जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, 2 का ऑपोजिट, माइनस का ऑपोजिट क्या होता है प्लस, तो मैं +2 कर दूंगी दोनों साइड पे।
तो +2 करने से ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 46 + 2 48 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं एक 3 को डिवाइड कर दूंगी। तो 3 को डिवाइड करने से यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन जो x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो निकल जाएगा और खाली x बचेगा LHS में और यहाँ पे मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा है तो आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको शायद समझ में आ जाएगा। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। 4/5x + 6 - 3 = 9.4। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि पहले तो हम लोगों ने सीखा था कि जितना हमें ऑपोजिट करना है, राइट, यानी -3 है तो +3 कर देना है, +6 है तो -6 करना है। लेकिन जब तक हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उतना सिंप्लीफाई करना है। हम लोग +6 - 3 कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 4/5x + 3 = 9.4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +3 है तो क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। We will subtract 3 from both side। ओके, तो ये हो जाएगा 4/, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/5, राइट। हम लोगों ने सीखा है ये सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस में। +3 - 3 = 9.4 - 3, +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 4x / 5 = 9.4 - 3 क्या हो जाएगा, 6.4। अब हम लोग क्या करेंगे, we will, अभी 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। we will multiply 5 on both sides। ओके, तो ये हो जाएगा 4x/5 × 5 = 6.4 × 5। एक 5 न्यूमरेटर में, एक 5 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x = 6.4 × 5 कितना होगा, 32। ओके, 32 हो जाएगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है दोनों साइड्स पे। अभी यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये हो जाएगा 4x / 4 = 32/4। 4 कैंसिल आउट, 32 / 4 कितना होगा, 8 होगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू 8 यहाँ पे मिल गई। समझ में आ गया। आप लोगों को सिस्टमेटिक मेथड बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर आप लोगों ने समझ ली ना तो ये एक अच्छी मेथड है। ओके, भले नॉट द इजीएस्ट मेथड बट इट इज ऑल्सो गुड मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट और सबसे easiest method, that is transposition method। ठीक है, to use transposition method we need to know the following rules: addition पॉजिटिव साइन, सब्ट्रैक्शन नेगेटिव साइन। यानी कि एक अगर ट्रांसपोजिशन का पहले तो मतलब क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। ट्रांसपोजिशन यानी कि यहाँ पे x + 3 = 8 लिखा है तो मैं 3 को इक्वल टू के इस साइड पे ट्रांसपोज करूंगी यानी उधर लेके जाऊंगी। लेकिन अगर
3 पॉजिटिव यानी कि एडिशन में है या फिर पॉजिटिव साइड में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, वाइस वर्सा। ओके, तो ये रूल यही कहता है। और दूसरा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में चला जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, अभी 3 को मैं इक्वल टू के इस साइड लेके जाऊंगी तो एडिशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना होता है, 5। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 5। ओके, अभी एक दूसरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर यहाँ पे लिखा है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पी बाय क्यू, तो मैं क्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगी और पी को इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल, यानी कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अभी ये जो माइनस 2 है इसको मैं इक्वल टू के इस साइड लेके जाऊंगी तो माइनस की साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन में बदल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 10 हो जाए, 8 प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 8 प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस 2 कितना होता है, 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10। ओके, समझ में आ गया। तो ट्रांसपोजिशन जो है ना वो इजीएस्ट मेथड है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, तो अगर एग्जाम में आप लोगों को किसी भी वेरिएबल यानी कि कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करने को कहा जाता है या x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को कहा जाता है और आपको मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, तो आपको हमेशा ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करनी है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन मेथड सबसे इजी है और टाइम सेविंग है। जो हमारी बाकी की दो मेथड्स है, ट्रायल एंड एरर मेथड और सिस्टमेटिक मेथड, वो काफ़ी लेंदी है, उनके स्टेप्स लिखना और वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको कोई मेंशन नहीं की गई है मेथड को तो आपको हमेशा ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज करनी है। ओके ओके, अब हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम मेथड यूज करके। यहाँ पे लेकिन जो क्वेश्चन है वो एक लेवल अप है। ओके, यहाँ पे क्या है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 5 डिवाइडेड बाय 3, 5/3x plus 7 minus 4 is equal to 18 using transposition। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगी 5/3x यानी कि 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 18, प्लस 7 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 3, यानी कि 5x अपॉन 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। अब मैं 3 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाऊंगी, प्लस 3 बन जाएगा माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18 माइनस 3। तो 5x अपॉन 3 कितना होगा, 18 माइनस 3 15। अभी यहाँ पे 3 जो है वो डिवीजन में है, अगर इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 3, 5x इज इक्वल टू 15 3 ज़ा 45। ओके, अभी यहाँ पे x मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा 5, तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 9। तो x की फाइनल वैल्यू क्या है, 9 है। ओके, तो ट्रांसपोजिशन मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है। अब हम लोग एनसीईआरटी के थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़े ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस
सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सॉल्व 3m - 14 इज इक्वल टू 4 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, हमें सिर्फ x की वैल्यू लेके जाना है और LHS और RHS की वैल्यू मैच करने तक ट्राई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3m - 14, तो m की वैल्यू मैंने ली 1, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे RHS की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दूंगी। अभी 3 1 सा 3 और 3 माइनस 14 कितना होगा? 3 माइनस 14 विल बी माइनस 11। तो अगर मैं 3 की वैल्यू 1 लेती हूँ तो मुझे LHS की वैल्यू मिलेगी -11 और RHS की वैल्यू 4। तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं नो लिखूंगी और x की वैल्यू 1 नहीं है। नेक्स्ट 2 ट्राई करेंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस 14, 3 2 ज़ा 6 और 6 माइनस 14 होगा -8। -8 और 4 इक्वल नहीं है, इसीलिए x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अब ट्राई करेंगे 3, तो 3 3 ज़ा -14, 3 3 ज़ा होगा 9 और 9 माइनस 14 हो जाएगा -5। -5 और 4 भी इक्वल नहीं है, इसीलिए x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। अब लूंगी x की वैल्यू 4, 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 14 कितना होगा? -2 होगा। -2 और 4 इक्वल नहीं है, इसीलिए x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती। अब लूंगी 5, तो 3 इंटू 5 माइनस 14, 3 5 ज़ा होता है 15 और 15 माइनस 14 होगा 1। 1 और 4 इक्वल नहीं है, इसीलिए x की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती। अब मैं लूंगी 6, 3 इंटू 6 माइनस 14, 3 6 ज़ा होता है 18 और 18 माइनस 14 हो जाएगा 4, राइट। 3 6 ज़ा 18 और 18 माइनस 14 हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 LHS की वैल्यू भी 4 है और RHS की वैल्यू भी 4 है, इसीलिए 6 जो है वो हमारे x की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग hence value of x is 6। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। अभी यहाँ पे हम लोगों को सेंटेंस से इक्वेशन फॉर्म करना है। 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 gives 4। तो सबसे पहले तो लिखेंगे 1/4 ऑफ अ नंबर x, तो 1/4 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर x -4, इससे -4 करना है, gives 4 यानी कि इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number b divided by 5 gives 6, यानी कि b divided by 5 gives यानी कि is equal to 6। थर्ड क्वेश्चन, if you take away 6 from 6 times y you get 60, यानी कि 6 times y कितना होगा? 6y सिखाया था। इफ यू टेक अवे हम लोगों को मैंने याद करो सिखाया था कि फ्रॉम के बाद वाला इमीडिएट जो नंबर है वो सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 6y लिख दिया। अभी किसको टेक अवे करना है? 6 को, यानी कि -6। यू गेट यानी कि इज इक्वल टू 60, यानी कि 6y - 6 इज इक्वल टू 60। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेकिन इसके लिए भी हम लोगों को इक्वेशंस ही लिखने हैं सिर्फ। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is
twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक टीचर बोलती है कि जो एक टेस्ट लिया गया, बराबर। अभी टीचर ने क्या कहा कि जो हाईएस्ट मार्क्स, जिस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं वो क्या है, 87 है। और 87 किसके इक्वल है, लोवेस्ट मार्क्स को डबल करना है और फिर हमें उसमें 7 ऐड करना है। तो हम लोग लेते हैं लेट लोवेस्ट मार्क्स बी x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, यानी कि 2x प्लस 7 इज हाईएस्ट मार्क्स। अभी हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87, इसीलिए हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। देखो यहाँ पे मैं और एक बार समझाती हूँ। एक स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए और वो हाईएस्ट मार्क्स किसके इक्वल है, जो स्टूडेंट ने लोवेस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 ऐड कर देना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles more than 5 times the marble Parmit has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmit's marble. यानी कि परमित के पास जितने मार्बल है उसको अगर 5 बार और बढ़ाया और 7 ऐड किया तो उसके इरफान के मार्बल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, m है परमित के मार्बल्स, तो 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, यानी कि 5m। अब यहाँ पे क्या है, ही हैज 7 मोर, यानी कि इससे 7 ज्यादा। ओके, तो 7 ज्यादा यानी कि प्लस 7 हो जाएगा, तो दिस विल बी 5m प्लस 7। तो ये क्या होगा, ये नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान है। अभी यहाँ पे हमको बोला गया है कि इरफान के पास ऑलरेडी 37 मार्बल्स है, इसीलिए ये हो जाएगा 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड यानी कि हम लोगों को m को LHS में अकेला कर देना है और बाकी सारे नंबर्स को हटा देना है। तो बाकी सारे नंबर्स कैसे हटाएंगे, उसका ऑपोजिट लेके। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17 है, तो मैं पहले प्लस 7 का उल्टा लूंगी, ऑपोजिट लूंगी। तो प्लस 7 का ऑपोजिट क्या हुआ, माइनस 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट we will subtract 7 from both the sides. Okay, तो 5m plus 7 minus 7 is equal to 17 minus 7। प्लस 7 और माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 5m इज इक्वल टू 17 माइनस 7 हो जाएगा 10। अब हम लोग यहाँ पे 5m से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को दोनों LHS और RHS से डिवाइड करवाएंगे। तो नाउ वी विल डिवाइड both sides by 5। तो ये हो जाएगा 5m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। अभी एक 5 न्यूमरेटर में है, एक 5 डिनोमिनेटर में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। और 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 2। तो फाइनली अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा m, और यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या हुआ, 2, यानी कि m इज इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पे इस इक्वेशन में m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 2। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स आर ट्रिपल सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, यानी कि राहुल के जो जितने रन्स हुए हैं उससे डबल रन स्कोर किए हैं सचिन ने। ठीक है, अभी दोनों के रन्स को टोटल किया जाए तो कितना होएगा, ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300 आएंगे। तो अभी राहुल और सचिन का स्कोर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट राहुल स्कोर बी x, यानी कि हम लोग राहुल के स्कोर को x मानेंगे। ठीक है, तो फिर सचिन का स्कोर कितना होगा 2x, क्योंकि उसने राहुल से डबल की स्कोर किया है, इसलिए लिखेंगे देन सचिन्स स्कोर इज इक्वल टू 2x। अभी इट इज गिवन दैट उनके दोनों रन का टोटल कितना है, ट्रिपल सेंचुरी। इट इज गिवन दैट x यानी कि राहुल का स्कोर और 2x यानी कि सचिन का स्कोर इज इक्वल टू ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300। तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 को क्या करूंगी, ट्रांसपोज करूंगी, यानी कि इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे x अकेला रहेगा और ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 3। 300 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ, 100, यानी कि x इज इक्वल टू 100, यानी कि यहाँ पे राहुल का स्कोर कितना है, राहुल स्कोर इज इक्वल टू 100। तो सचिन का स्कोर क्या होगा, सचिन स्कोर इज इक्वल टू 2x, राइट। अभी x की वैल्यू क्या है 100, तो 2 इंटू 100, ओके, 2 इंटू 100 कितना 200। यहाँ पे राहुल का स्कोर 100 है और सचिन का स्कोर कितना है 200। तो यहाँ पे हम लोग एक आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में है। राहुल स्कोर्ड 100 and Sachin scored 200। ओके, अब नेक्स्ट है इस चैप्टर के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे सिर्फ 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप लोगों को करना है। पहला प्रॉब्लम है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनके आपको इक्वेशंस बना के लिखना है। ओके, 10 लेस देन थ्राइस अ नंबर 91। सेकेंड है 4 added to 9 times a number x gives 76 and 7 added to thrice a number gives 52। ये तीनों स्टेटमेंट्स के आपको इक्वेशन बनाने हैं। और दूसरा सॉल्व 4 7 by x plus 7 minus 2 is equal to 21 using systematic method। ये जो इक्वेशन है इसको आपको सिस्टमैटिक मेथड को यूज करके सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 37 यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। और ये वाले इक्वेशन को आपको ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, ये सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखना और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी ज़रूर देखना। आप ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।